कानपुर हिंसा से जुड़ा एक नया खुलासा सामने आया है और वो खुलासा जुड़ा है सोशल मीडिया से। जी हां, कानपुर हिंसा में सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप कानपुर हिंसा पर जफर हाशमी के मोबाइल से अब इसके राज खुलते नजर आ रहे हैं। मोबाइल में कुल 141 व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। सभी ग्रुपों में बाजार बंदी और बवाल की बातचीत मिली है। सूत्रों से यह जानकारी आ रही है। हिंसा के दिन का हर पल का अपडेट इस ग्रुप में पोस्ट किया जा रहा था। पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर जांच में चैट को भी शामिल किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है। तो देखिए, 140 ग्रुप बन करके तैयार थे और उन पर मैसेजेस सर्कुलेट किए जा रहे थे। सभी ग्रुप में बाजार बंदी और बवाल की बातचीत मिली है। सूत्रों से यह जानकारी आ रही है और हिंसा वाले दिन के हर एक अपडेट को शेयर किया गया था इस ग्रुप पे। एक ग्रुप नहीं, दो ग्रुप नहीं, कुल 140 ग्रुप किसी एक मोबाइल के भीतर मिला है। वो शख्स मुख्य आरोपी है, हाशमी, और पुलिस ने इसे बतौर साक्ष्य रखा है, शामिल किया है। तो देखिए, कानपुर हिंसा में हर रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। नई नई साजिशों की बात सामने आ रही है और अब इन साजिश में पेट्रोल का भी जिक्र शुरू हो गया है। कानपुर में हिंसा में जो पेट्रोल बम का इस्तेमाल हुआ, बात इससे कोई इनकार नहीं कर सकता क्योंकि तस्वीरें आई थी, वीडियो आई थी, सबके सामने थी। लेकिन अब इस कांड में नया खुलासा हम आपको बताने जा रहे हैं। कानपुर हिंसा मामले में सबसे नई अपडेट यह है कि हिंसा के दौरान डिप्टी पड़ाव चौराहे से पेट्रोल लाया गया था बोतल में। हिंसा के दौरान पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल लिया गया था और इसे ही बम की तरह इस्तेमाल किया गया था। सीसीटीवी फुटेज से यह बात सामने आई है और डीएम के आदेश पर डिप्टी पड़ाव चौराहे वाले पेट्रोल पंप को सीज कर दिया गया है। साथ ही अब पेट्रोल पंप के संचालकों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके हैं। कानपुर में डिप्टी चौराहा और वहां पर पेट्रोल पंप। सीसीटीवी फुटेज के जरिए यह पता चला है कि इसी पेट्रोल पंप से आरोपियों ने बोतल में पेट्रोल खरीदी और ली, जिसका इस्तेमाल हिंसा के लिए किया गया था पेट्रोल बम के तौर पर। तो देखिए, हिंसा के दौरान पेट्रोल वाली साजिश का खुलासा हुआ है। पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज सामने आया और इसी के आधार पर पेट्रोल पंप को सीज किया गया है। देखिए, डीएम के आदेश पर पेट्रोल पंप को सीज किया गया है। हिंसा के दौरान जमकर चले थे पेट्रोल बम, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तस्वीरें बयां करती हैं कि पेट्रोल बम का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बोतल में इतने पेट्रोल की ये फैसिलिटी, ये सुविधा मिली कहां से लोगों को। तो ऐसे में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिससे पता चलता है कि इसी पेट्रोल पंप से लोगों ने खुले में पेट्रोल लिया और उसका इस्तेमाल हिंसा में किया और अब इस पर कार्रवाई होगी। इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह एक्शन भी लिया जा चुका है। इस पेट्रोल पंप को सीज किया जा चुका है। डीएम के आदेश पर इसे सीज किया गया है क्योंकि इसी चौराहे के पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल ली गई और उसका इस्तेमाल हिंसा में किया गया और हिंसा की आग भड़काने के लिए पेट्रोल का सहारा लिया गया। वो पेट्रोल इसी पेट्रोल पंप से लिया गया। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। इस पेट्रोल पंप को सीज किया जा चुका है क्योंकि पेट्रोल पंप का इस्तेमाल किस तरीके से हुआ ये सभी ने देखा। आगजनी के लिए पेट्रोल बम का सहारा लिया गया, लेकिन बड़ा सवाल कि बोतल में पेट्रोल कहां से आया। तो इसी पंप से आया है। सीसीटीवी फुटेज से ये खुलासा हुआ है। अब पंप के मालिक से पूछताछ की जाएगी और इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फिलहाल फौरी तौर पर इस पेट्रोल पंप को सीज किया जा चुका है। कानपुर उपद्रव और हिंसा मामले में कानपुर में एक पेट्रोल पंप को सीज कर दिया गया है। डिप्टी पड़ाव में हम मौजूद हैं। डिप्टी पड़ाव पेट्रोल पंप को सीज किया गया है और बिना ये दी गई है कि इसी पेट्रोल पंप से कुछ लोग चिन्हित हुए हैं जो बॉटल्स में पेट्रोल बम लेके गए थे। दरअसल जब हिंसा और उपद्रव का तांडव हो रहा था तब पेट्रोल बम का काफ़ी यूज़ किया गया। पेट्रोल बम फोड़े गए थे। पेट्रोल बोतल में नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पेपर में लिख करके लगाया गया है, लेकिन बावजूद इसके जो सीसीटीवी फुटेज में सामने आया, जो पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी फुटेज, उसमें ये साफ तौर पे दिखा कि एक व्यक्ति यहाँ से 2 बोतल में पेट्रोल लेकर के जा रहा है और उसके बाद इस पेट्रोल पंप को सीज कर दिया गया है। यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार जी। कब सीज किया? ये कल सीज किया गया था 4 साढ़े 3 बजे। क्या कौन कौन आया था? यहाँ पे आए थे, वो डीएसओ साहब आए थे
और माप बांट वाले आए थे और वहाँ से डिपो से वो क्या नाम उनकी था, निकिता सिंह आई थी जो शेष अधिकारी वहाँ की। कौन है? निकिता सिंह। क्या बोले आप लोगों से? बोले क्या कहा आपसे? क्यों सीज कर रहे हैं? वो बोतल में पेट्रोल की वजह से, वो उस दिन जो दंगा हुआ है तो बोतल में पेट्रोल ले जाते हैं यहाँ से लोग, तो आप लोग क्यों देते हो? इसकी हम लोग दिया था हम लोग आज से थोड़ी देर है, हम लोग तो पता नहीं कितनी बार झगड़ा कर चुके, कितनी बार यहाँ पे लड़ाई हो चुकी, कई बार थाना पुलिस हो चुका। जिसी को पेट्रोल ना दो बोतल में, वो हम यहीं रहते हैं, पड़ोस के हैं, अभी आ रहे 4 लड़कों को लेके। ये हम लोग समस्या आज की थोड़ी है, ये कोई नया उस दिन थोड़ी दिया गया है। आप पुराने से पुराना रिकॉर्ड निकालो, हम लोग तो दिन भर मर जाते हैं बोतलों में भरते भरते। सीसीटीवी फुटेज कब का है? ये तो एक महीने के निकाल के ले गए हैं। जो फोटो और फुटेज सामने आया है ये कब का है? 3 का है, 2 तारीख का है। ये 3 तारीख को ही ले गया था पेट्रोल भर के। हम तो रोज ही देते हैं। ये जो बोतल में ले गया, बोतल में ले जाते हुए 3 तारीख का निकला है। 3 तारीख का। क्या कितने सीसीटीवी लगे? हमारे यहाँ 8 लगे हैं। 8 सीसीटीवी कैमरे। तो आप लोग ये मान रहे हैं कि आप लोगों को देना पड़ता है? देना पड़, कोई इमरजेंसी हो तो देना पड़े, वो तो बात की बात है। जबरदस्ती में देना पड़ता है। जबरदस्ती में देना पड़ता है। आपने बताया अधिकारी को ये सब? ये सबको मालूम है, यहाँ तक कि प्रशासन तक को मालूम है। ये बात जो आगे वो है थाना इंचार्ज साहब थे, वहाँ पे हम लोगों को एक बवाल भी पड़ा है, इसी की लड़ाई झगड़ा पड़ा वहाँ पे। एक बार झगड़ा भी हो गया था, हम लोगों ने बिल्कुल बैन कर दिया था बोतल शीशी की। वो अब होता है ऐसा, बवाल हो जाता है। आगे आइए। हमारी नाइट ड्यूटी है, मैं रहता नहीं हूँ दिन में, नहीं रहता हूँ। बोतल में देना कितना जायज़ है? ये मजबूरी है हम लोगों की। जी हाँ, ये साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि मजबूरी है। बोतल में अगर पेट्रोल और डीजल ना दिया जाए तो लड़ाई तक करने लगते हैं लोग। इसी सीसीटीवी इसी पेट्रोल पंप डिप्टी पड़ाव पेट्रोल पंप में 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जब पुलिस ने बवाल के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए तो सीसीटीवी फुटेज। कानपुर हिंसा मामले पर हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी रतीश का, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर, आजमगढ़ से उपचुनाव लड़ेंगे धर्मेंद्र यादव। बड़ी खबर, लीजिए सस्पेंस से पर्दा उठ गया। बड़ी खबर आ रही है, आजमगढ़ से उपचुनाव लड़ेंगे धर्मेंद्र यादव। सपा कैंडिडेट आजमगढ़ से होंगे धर्मेंद्र यादव। आजमगढ़ के लिए नामांकन करने आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। देखिए बड़ी खबर, आजमगढ़ से उपचुनाव के लिए सपा की ओर से कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ के लिए नामांकन करने आधे घंटे के भीतर पहुंचने की खबर आ रही है। बड़ी खबर, धर्मेंद्र यादव सपा की ओर से कैंडिडेट। ज्यादा डिटेल ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे से जानते हैं। वीरेश, अब तक सस्पेंस रहा, कंफर्म माना जाए पहुंच जाएंगे? देखिए, आधे घंटे के अंदर धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ के अंदर होंगे। उनके सारे लोग रात से ही पहुंच चुके हैं आजमगढ़ में और बहुत सारे ऐसे उनके जो समर्थक हैं बदायूं से, पैरपई से, इटावा से, मैनपुरी से, करहल से, वो मूव कर चुके हैं और सभी लगभग आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। गाड़ी से जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से नहीं, गाड़ी से जा रहे हैं धर्मेंद्र यादव और आधे घंटे के अंदर वो आजमगढ़ की धरती पर होंगे और समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बदल देगी। नामांकन कर दीजिए धर्मेंद्र यादव, बदायूं के पूर्व सांसद, मैनपुरी के पूर्व सांसद और मुलायम सिंह यादव के भतीजे और धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव के भाई नामांकन करेंगे। धर्मेंद्र यादव की जो छवि है समाजवादी पार्टी में, वो एक संगठनकर्ता के तौर पर देखी जाती है और कहा जाता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई के दौरान पूर्वांचल की राजनीति में बेहद दखल रखते हैं। अगर हम प्रयागराज की बात कर लें, हम आजमगढ़ की बात कर लें, हम जौनपुर की बात कर लें, हम बनारस की बात कर लें, मिर्जापुर की बात कर लें, देवरिया की बात कर लें, बलिया और बस्ती की बात कर लें, तो माना यह जाता है कि यादव परिवार में धर्मेंद्र यादव की पकड़ पूर्वांचल में बेहद मजबूत है। और इसका कारण ये बताया जाता है कि छात्र राजनीति में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने छात्र राजनीति की है, वहां पर बहुतों को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, महामंत्री बनवाया और ऐसे में प्रयागराज और आसपास जो धरती है वहां पर धर्मेंद्र यादव की बहुत मजबूत पकड़ मानी जाती है। समाजवादी पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। समाजवादी पार्टी ये जानती थी जो दिनेश लाल यादव निरहुआ है
वो एक मजबूत कैंडिडेट हैं, वो अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, उनका जो कद है, ग्लैमर का फील्ड है उनका, और ऐसे में जो यादव समुदाय का के वोटर्स हैं वो ज्यादातर दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने मंथन किया और उसके बाद से अपने कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी बदलने जा रही है। धर्मेंद्र यादव बलिहारी बाबू के बेटे की जगह पर धर्मेंद्र यादव यानी दलित स्पेस के बलिहारी बाबू के बेटे, और बलिहारी बाबू की एक बहुत अच्छी पकड़, जमीनी पकड़ मानी जाती रही है उस इलाके में, पूर्व सांसद रहे बलिहारी बाबू, और उनके बेटे को टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये आकलन कर लिया कि बलिहारी बाबू के पास एक गैप आ गया, उनके बेटे में वो चमत्कार, वो करिश्मा, वो पकड़ समाज में और अपनी जाति बिरादरी में और इलाके में नहीं है। ऐसे में धर्मेंद्र यादव के नाम पर विचार किया गया और मामला को डिम्पल यादव और धर्मेंद्र यादव के नाम को फ्लोट किया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से। टेम्परेचर देखा जा रहा था, सुबह से ही कयास लगाए जा रहे थे, पिछले 2-3 दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि धर्मेंद्र होंगे, कि डिम्पल होंगे, कि बलिहारी बाबू के बेटे होंगे। तो ये तमाम कयास अब खत्म हो चुके हैं और धर्मेंद्र यादव अब से 25 मिनट के अंदर आजमगढ़ में होंगे, नामांकन करेंगे, और ये परिवर्तन दिनेश लाल यादव निरहुआ के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी ने ये तय किया है कि वो आजमगढ़ की जो धरती है, कहा जाता है कि रोम पोप का और आजमगढ़ गोप का, तो ऐसे में जो समाजवादी पार्टी की छवि है, जो यादव और मुस्लिम की राजनीति में उसका अपना दखल है, तो वो ऐसा नहीं चाहती है किसी भी सूरत पर कि आजमगढ़ उससे खिसक जाए, क्योंकि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी सीट को छोड़ा था और उसके बाद ये बाई इलेक्शन हो रहा है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से ये चुनाव नहीं हारना चाहती है, इसलिए धर्मेंद्र यादव जैसे जमीनी पकड़ रखने वाले परिवार के एक शख्स को, जो पूर्व सांसद हैं, मैनपुरी से भी पूर्व सांसद रहे और बदायूं से पूर्व सांसद रहे, और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो ये जानते हैं कि धर्मेंद्र यादव की छवि जो कार्यकर्ताओं में बहुत मिलनसार के तौर पर देखी जाती है, धर्मेंद्र यादव से जो लोग जुड़ते हैं उनको ये पता है कि वो किस कदर काम करते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में, इसलिए एक सर्वमान्य छवि है धर्मेंद्र यादव की। ग्राउंड जीरो पर वो उतर कर काम करते हैं। लेकिन वीरेश, डिम्पल यादव के नाम में कहाँ पेच फंस रहा था, उनका नाम आगे क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, डिम्पल यादव लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। डिम्पल यादव के नाम पे कोई पेच फंसने का सवाल ही नहीं खड़ा होता है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी है। पार्टी में अब पोस्टर बैनर पे आप देखती होंगी तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बाद पोस्टर पर डिम्पल यादव का भी पोस्टर रहता है। तो ऐसे में उनकी शख्सियत, उनकी हैसियत, उनकी ताकत का अंदाजा सभी को है। कहीं नाम फंसने और तेज फंसने का कोई मतलब नहीं है। अगर अखिलेश यादव डिम्पल यादव को चुनाव लड़ाते तो पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता बाहर तो स्वीकार करते और डिम्पल यादव की स्वीकार नहीं वीरेश, क्योंकि बीच में ये बात चल रही थी कि परिवार में टिकट ना देने की वजह से, जैसे कि बीच में ये भी पाया गया, अपर्णा से भी मनमुटाव इसी वजह से हुआ कि परिवार से कोई टिकट लेके नहीं लड़ेगा। नहीं, ये अपर्णा के मुटाव और डिम्पल के मनमुटाव का ये कोई वास्ता नहीं है, और परिवार से टिकट नहीं लड़ेगा। समाजवादी पार्टी के ऊपर तो परिवारवादी पार्टी का आरोप लगता रहा है, उसे सुधारने की कोशिश अखिलेश यादव ने किया है। और जब पार्टी की समीक्षा की गई समाजवादी पार्टी की हार की भी 3 दिन पहले, जो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में एक बड़ी बैठक बुलाई गई, उन प्रत्याशियों को बुलाया गया जो चुनाव हार गए थे समाजवादी पार्टी से। तो हर पार्टी का अपना डीएनए होता है, उसकी ताकत होती है, उसका अपना वर्चस्व होता है। समाजवादी पार्टी को हम इस लिहाज से देखते हैं कि वो परिवार ही उसकी ताकत है, वो परिवार ही उसका संबल है। जिस समाजवादी पार्टी की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने किया था, उस पार्टी की स्थापना का सबसे बड़ा डीएनए वो परिवार ही था। कभी आप देखती होंगी परिवार में कहीं शिवपाल यादव काम कर रहे हैं, कहीं रामगोपाल यादव काम कर रहे हैं, कहीं अखिलेश यादव यूथ ब्रिगेड को संभाल रहे हैं, कहीं धर्मेंद्र यादव काम कर रहे हैं, तो कहीं उनके छोटे भाई और उनके भतीजे सही में इटावा में काम कर रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी की ताकत थी। इससे भटक गए थे अखिलेश यादव और उन्हें एहसास हुआ कि परिवार ही उनकी ताकत है। जी, जो आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पर, परिवारवादी पार्टी, परिवार ही समाजवादी पार्टी की ताकत रही है, परिवार ही मुलायम सिंह यादव की ताकत रही है।
परिवार ही मुलायम सिंह यादव को 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो याद होगा 2003 का वर्ष, जो समाजवादी पार्टी को जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश की सियासत को जानते हैं, कि किस रूप में शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और सभी लोगों ने मिलकर मायावती के जो विधायक थे उनको तोड़कर सूबे में मुलायम सिंह यादव की सरकार को बनवाया था। शिवपाल यादव की एक अहम भूमिका थी, अखिलेश यादव की एक अहम भूमिका थी। वो परिवार ही तो था। शिवपाल यादव प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मुलायम सिंह यादव के कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। दिल्ली में रामगोपाल यादव संसदीय मामलों के जानकार और संसदीय कार्यों को करते थे और मुलायम सिंह यादव को संबल देते थे। तो ये परिवार ही समाजवादी पार्टी की ताकत की एहसास हो चुका है। अखिलेश यादव को ज्यादा अपने डीएनए से बदलने की जरूरत नहीं है। परिवार के लोगों की ताकत का एहसास सब पार्टी के कार्यकर्ताओं को है। आप समाजवादी पार्टी के नेताओं से आप बात करेंगे तो वो ये कहते हैं कि परिवार ही हमारी ताकत है और हम परिवार से दूर नहीं जा सकते और परिवार के लोग सक्षम है, परिवार के लोगों की स्वीकार्यता है। जैसे देखिए स्नेहलता, मैं आपको बताऊं कि गांधी परिवार से इतर, जी हाँ, गांधी परिवार से इतर किसी को भी अगर आप कुछ बनाएंगे तो बड़ा विद्रोह होता है कि मैं नहीं बनूंगा, ये कैसे बन गए, वो कैसे बन गए। तो गांधी परिवार का कोई भी चलेगा, लेकिन बहुत बड़े काबिल लोग किसी दूसरे जगह के होंगे वो नहीं चलेगा कार्यक्रम, क्योंकि उनको लगता है कि सजनी हमऊ राजकुमार। एक कहा जाता है, एक कहावत है कि मतलब जब सलाह बन सकते हैं तो मैं क्यों, सलाह बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो ये पार्टी में विद्रोह हो सकता है, होता रहा है। इसलिए आप देखिए कांग्रेस में भी गांधी परिवार का कुछ भी चलेगा, लेकिन बाहरी कोई नहीं चलेगा। ये इसी तरीके समाजवादी पार्टी, बिल्कुल, और यही वजह लग रही है कि अब भाई को आगे करने की जो ये बड़ी पहल है सामने आएगी। और इस बड़ी खबर वाराणसी से है। अनशन पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत बिगड़ने की खबर मिल रही है। आपको बताएं कि लगातार अनशन की वजह से अनशन का असर उनके शरीर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज अनशन का 3रा दिन है। हट पर है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। जिद है कि ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग पर वो अभिषेक करेंगे, भोग लगाएंगे, पूजन करेंगे, उसके बाद ही अन्न और जल ग्रहण करेंगे। ऐसे में इस प्रचंड गर्मी के बाद डिहाइड्रेशन और तमाम असर शरीर पर दिखाई देने लगा है। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी नीतीश से लेते हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। नीतीश, क्या अपडेट? अगर अपडेट की बात करें तो अगर शनिवार की सुबह 8:30 बजे से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अनशन पर गए थे और अब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है और तबीयत में कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे वो शुगर का असर हो या फिर उनके शरीर की जो स्टेमिना है वो भी लगातार गिरती जा रही है। ऐसी स्थिति में अब देखना ये होगा कि क्या स्वामी के अनशन को लेकर प्रशासन कोई पहल करता है, क्योंकि स्वामी के समर्थन में अब दांडी समाज और इसके साथ ही अन्य सन्यासी साफ तौर पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। आज मुमुक्षु भवन में 12:30 बजे के बाद मौन अनशन शुरू कर देंगे। तो अगर बात करें मौन धारण करके, और जो दांडी स्वामी है वो भी अपना प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही अगर बात करें तो 5 बजे के बाद जो 80 घाट है वहां पर कुछ महिलाएं वहां पर अपना प्रदर्शन करेंगी। यानी स्वामी के समर्थन में अब काशी का आम जनमानस और दांडी स्वामी उतरने लगे हैं। लेकिन इसके इतर अगर बात करें तो प्रशासन का कोई भी सक्षम अधिकारी अभी भी स्वामी से मिलने नहीं पहुंचा है, ये स्वामी जी का आरोप है। अब देखना ये होगा कि क्या जो सक्षम अधिकारी हैं वो स्वामी के दरवाजे पर पहुंचते हैं, क्योंकि जब स्वामी जी शनिवार की सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए निकल रहे थे उस दौरान उनको अपने गेट के भीतर ही अरेस्ट, अगर बात करें तो उन्हें रोक लिया गया था और रोकने के बाद स्वामी वहीं पर अनशन पर बैठ गए थे। और उनका ये कहना है कि मैं इस बात का संकल्प ले चुका हूं कि जब तक वहां पर जल न चढ़ाया जाए, पूजा न की जाए, या तो मेरे द्वारा की जाए या फिर प्रशासन वहां पर किसी को पुजारी नियुक्त करके मुझे ये सूचना प्रदान करे कि हमने वहां पर पूजन करा दिया है। तो अब ऐसी स्थिति में प्रशासन के सामने भी चैलेंज है। उधर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अदालत में भी अर्जी दे रखी है, उस पर भी आज सुनवाई होनी है। तो मामला ये सब कुछ कहीं ना कहीं बिल्कुल नीतीश, देखना होगा कि प्रशासन का क्या रुख रहता है। ऐसे में अगर इनकी तबीयत और बिगड़ती है तो आंदोलन कहीं उग्र ना हो जाए, इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या हैं, इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया नीतीश जानकारी देने के लिए। काशी से खबर थी, अब बात करेंगे उत्तर काशी की, जहां हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। अब इसकी मजिस्ट्रियल जांच की खबर आ रही है। देखिए, इस पूरे मामले पर डीएम ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तर काशी हादसे की अब जांच होगी, मजिस्ट्रियल जांच होगी, ये बड़ी खबर है। आपको बताएं, मध्य प्रदेश के पन्ना से 30 लोगों से भरी बस
खाई में गिरी थी, 400 मीटर गहरी खाई में गिरी और अब इस पूरे मामले की जांच होगी। आखिर ये बस हादसे का शिकार कैसे हुई, इस बात का पता लगाया जाएगा। 27 लोगों की जान गई है इस हादसे में, घायलों की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में डीएम ने इस हादसे की जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। ये बड़ी खबर है कि आखिर हादसा हुआ कैसे। आपको पता है, चार धाम यात्रा के दरमियान ये अब तक के सबसे बड़े हादसे की खबर है। ज्यादा जानकारी ब्यूरो चीफ अजीत राठी से लेते हैं, उनके पास क्या डिटेल है ये समझेंगे। अजीत, क्या जानकारी आ रही है? संविधान ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं क्योंकि देखिए, ये हादसा बेहद गंभीर है क्योंकि जब से यात्रा शुरू हुई इतनी बड़ी संख्या में एक साथ किसी यात्रियों के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जान गंवाने की खबर वाकई लोगों को सदमे में डालती है। ऐसे में ये हादसा हुआ कैसे, इसकी पड़ताल बेहद जरूरी है। तो डीएम ने ये कदम उठाया है कि जांच कीजिए, सघनता से जांच कीजिए और पता लगाइए कि आखिरकार इसी रास्ते से जब इतनी गाड़ियां गुजरती हैं, क्या वजह रही है कि एमपी से आए इन यात्रियों की ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। वजह क्या है ये जानना बेहद जरूरी है ताकि आने वाले वक्त में उन खामियों को दुरुस्त किया जा सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।